का कौवा घर। संगीता अपनी माँ के साथ बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। उसे पक्षियों से बहुत लगाव था। उसके घर के आंगन में एक कौवा हर रोज सुबह आकर बैठ जाता। संगीता उसे दाना खिलाती, कभी कभी उसे रोटी बना कर देती। कौवा हर रोज वहाँ आता और संगीता को बर्तन बनाते हुए देखता। एक दिन संगीता बर्तन बना रही थी कि उसके आंगन में पीछे से एक जहरीला सांप नजर आया। कौवे ने सांप को देख लिया। कौवा जोर जोर से काएं काएं करने लगा। वो संगीता को बताना चाहता था कि उसके पीछे सांप है। काय 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 संगीता काय 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 काय। लगातार आवाज लगाने की वजह से संगीता का ध्यान कौवे पर चला जाता है और वो बर्तन बनाना छोड़कर उसके पास पेड़ के पास पहुंच जाती है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम तो कभी इतना शोर नहीं मचाते। काय 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 संगीता संगीता। कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, पानी पीना होगा, मैं अभी लाती हूँ। संगीता जैसे ही पानी लेने के लिए पीछे मुड़ती है, अपने पीछे जहरीला और लंबा सांप देखकर शोर मचाती है। उसका शोर सुनकर पड़ोस वाले काका आ जाते हैं और सांप को वहाँ से भगा देते हैं। हाय राम, आज तो मेरी जान ले लेता ये सांप। अरे कौवे, तुमने मेरी जान बचाई। अरे वाह, अब तो हम दोस्त हुए। काय काय काय। कौवा बहुत खुश था। उसने नई दोस्ती जो कर ली थी और अपनी दोस्त की जान जो बचा ली थी। अब अगले दिन से संगीता ने बढ़िया सा एक मिट्टी का घर बनाकर कौवे को दिखाया। ये देख, मैं ये तेरे लिए बना रही हूँ। इसमें सुंदर सुंदर रंग भी कल तक भर दूंगी और फिर तो इसी घर में रहना। अपने परिवार को भी यहीं ले आना, मेरे साथ रहना और खाने पीने की चिंता तो जरा भी मत करना। जब भी रोटी बनाऊंगी, 2 रोटियां तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगी। बोलो, क्या कहते हो? काय काय काय। कौवा इशारा करता है और संगीता की बात पर हामी भर देता है। संगीता एक वफादार पक्षी और एक बहुत बढ़िया दोस्त पाकर बहुत खुश थी। वो एक मिट्टी का घर बनाती है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे रंग भरती है और कौवे के लिए रख देती है। अब कौवे के पास अपना खुद का मिट्टी का घर था। बहुत प्यार के साथ दोनों दोस्त मिलजुल कर रहने लगते हैं। माँ, अब तो मेरा जी बहुत करता है बर्तन बनाने को। सुबह शाम कौवे के साथ बातें करती हूँ और प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ। ये देखो, मैं एक और बर्तन बना रही हूँ जिसके ऊपर कौवे का चित्र भी है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्ले व्हीकल टॉयज, मिट्टी के खिलौने। चित्रपुर नाम के एक गांव में बजरंगी करके एक आदमी था। वह एक कुम्हार था। वह मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाकर बच्चों को बेचता था। एक दिन उसका बेटा पिंटू वहां पर आया और ऐसा बोला, पापा जी, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे दोस्त सुनील ने एक नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदा है। वो एक चार्ज पे 10 दिन तक चलता है। मुझे किसी भी तरह आप खरीदेंगे ना? वो कितने का है बेटा? सुनील बोला, वो 10,000 की है। पिंटू, सुनील के पापा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं खिलौने बनाने वाला 10,000 से वो कैसे खरीद सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको तरह तरह के मिट्टी के वाहन बना के दूंगा। आप उसी से खेलना। मैं सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा। आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है पापा। उसी दिन बजरंगी ने खूब मेहनत करके मिट्टी के मोटर बाइक, जीप, स्कूटर बना के दिया। पिंटू बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन पिंटू उसके सभी दोस्तों को दिखाने के लिए मिट्टी के बाइक को लेके जाता है। ये बात सुनील से देखा नहीं गया। वह उसके इलेक्ट्रिक बाइक से पिंटू के मिट्टी के बाइक को धक्का मार देता है और पिंटू का मिट्टी बाइक टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब ये बात पिंटू अपने पापा को बोला, पिंटू बेटा, इस बार मैं एक मजबूत जीप का खिलौना बना के दूंगा,
ठीक है। ऐसा बोलकर बजरंग ने रातों रात एक मजबूत मिट्टी का जीप का खिलौना बना के देता है। जब पिंटू उस जीप को सुनील के पास लेके गया, सुनील फिर से उसके बाइक से जीप को टकराने के लिए देखता है। ऐसा वह तेजी से आकर पिंटू के जीप को मारता है, लेकिन इस बार सुनील का बाइक टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर सुनील रोते रोते उसके पापा के पास जाते हैं। पापा जी, पिंटू करके मेरा एक दोस्त ने उसकी जीप से तेजी से आकर मेरे बाइक को धक्का देके तोड़ दिया है। आप जल्दी कुछ कीजिए ना। ऐसा झूठ बोलता है। तभी सुनील के पापा विशाल एक जेसीबी को लेके पिंटू और बजरंग के घर के पास जाकर सारे खिलौने और उसके घर को भी तोड़ देता है। तभी बजरंग ने ऐसा बोला, विशाल सेठ, आप तो बड़े हो, कुछ तो दिमाग लगा के काम करना होगा ना। वह छोटे बच्चे हैं, आप भी ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप मुझसे क्षमा मांग के मेरे घर को ठीक करवा दो। अरे चल, मैं तुमसे माफी हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ। अगर कल मैं आकर मैं तुम्हारी जेसीबी और घर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं है। ऐसा अगले ही दिन एक बड़ा सा मजबूत मिट्टी का जेसीबी बनाकर बजरंग विशाल के घर पहुंच जाता है और एक ही झटके में विशाल का स्टील जेसीबी को तोड़ देता है। वो जेसीबी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर विशाल दौड़ता हुआ आकर सबके सामने बजरंग से माफी मांगता है और बजरंग को एक नया घर भी बना के दे देता है। तब से बजरंग और पिंटू खुशी से नए घर में रहने लगे। लेकिन बजरंग तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया। बैट को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर लाकर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से लाकर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए। महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम? क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं लाके दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नजर घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो,
मैंने कहा था ना, तुम्हें एक की जगह मैं 2 बेड ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बेड देखकर सुशील बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था, इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है, इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े।
चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो, ये लड्डू भी हैं। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था, वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक-चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूंगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली
और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। एक बड़े नगर के पास एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। वह बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से दूध बेचने नगर जाता था। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन बिरजू को एक और ग्वाला मिला जो बड़े शहर में अपना दूध बेचकर आ रहा था। अरे बिरजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या करते हो तुम? मैं पास ही के नगर में दूध बेचता हूँ। कितनी गायें हैं तुम्हारे पास? 2 गायें। कब से कर रहे हो यह काम? 2 साल से कर रहा हूँ भाई। तो क्या 2 साल में तुमने कोई तरक्की नहीं की? तरक्की का तो पता नहीं, पर तसल्ली बहुत है। मैं पूरी ईमानदारी से दूध बेचता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता और चैन की नींद सोता हूँ। अरे इस तरह तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास बहुत सी गाय हो, तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो? ये सब कौन नहीं चाहता, पर यह संभव कैसे है? अरे देखो, थोड़ा सा दूध लो और उसमें पानी मिला लो। आजकल सब यही करते हैं। आज के जमाने में असली दूध पचता किसको है? हाँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। आजकल किसी को असली दूध नहीं पचता। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, तभी मैं तरक्की कर पाऊंगा। अगले दिन बिरजू ने भी दूध में पानी मिलाना शुरू किया और नगर में बेच आया। इससे उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए। अरे वाह, आज तो मैंने 100 रुपये अधिक कमाए। मज़ा आ गया। और इस तरह लालच में आकर बिरजू दूध में खूब पानी मिलाता और उसे बेचने लगा। पर एक एक करके उसके ग्राहक कम होते चले गए। अरे आज भी दूध बच गया। अब कैसे कमाई करूं? मैं जितना पानी रोज मिलाता हूं उतना ही दूध बच जाता है। पिताजी से पूछता हूं कि क्या करूं। और बिरजू ने सारी बात अपने पिता को बताई। बेटा, इस तरह किसी की बातों में आकर अपना व्यापार खराब नहीं करना चाहिए। बेईमानी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तुम कल से ईमानदारी से ही अपना काम शुरू करो और बिना मिलावट के दूध बेचो। ठीक है पिताजी। और बिना मिलावट का दूध बेचने के बाद बिरजू के ग्राहक फिर से वापस आ गए। सीख, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। गन्ने का रस। एक गांव में रामकुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। रामकुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? रामकुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई रामकुमार, कहाँ हो? बोलो, क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, देता हूँ ना। इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो। देखो, मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ हाँ, क्या वरना? क्या कर लोगे? मुझे धमकी देते हो? तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूँगा कैसे नहीं दोगे। अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊँगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। रामकुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है। उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है। कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया। फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा।
थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या, रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है। जो भी रस गिर जाता है उसे ये चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है। हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। उबलापुर गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। मई जून के महीने में वहां चारों तरफ सूखा पड़ जाता था। उसी गांव में प्रीति अपनी माँ के साथ अपने ताऊ के घर में रहती थी। एक साल गर्मियों के दिनों में प्रीति के ताऊ का बेटा मोनू नहाने लगा तो उसे पानी नहीं मिला। उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ माँ, पानी फिर खत्म हो गया है, देखो नहाने को पानी नहीं है। अरे मैंने तो बाल्टी में पानी भर कर रखा था तुम्हारे लिए, ना जाने कहाँ गया। जरूर ये प्रीति का काम होगा। प्रीति बेटा, तुम्हारा तो रोज का काम हो गया है। जब भी हमें पानी की जरूरत होती है तुम दोनों माँ बेटी सारा पानी खत्म कर देती हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रीति की माँ को इतना कुछ सुनाने के बाद भी मोनू की माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो अंदर जाकर मोनू के पापा को भड़का देती है। मोनू के पापा बाहर आकर प्रीति और उसकी माँ से कहते हैं, निकल जाओ इस घर से, परेशान करके रख दिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। उन दोनों के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रीति की माँ अचानक बेहोश हो जाती है। प्रीति कोई सहारा ना देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? नहीं 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 माँ, उठो उठो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान, हमारी मदद करो। तभी उसे नजदीक ही एक हैंडपंप दिखाई देता है। वो वहां जाकर उसे चलाने लगती है। काफी देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं निकलती। लेकिन वो हैरान हो जाती है, उसमें से सोना गिरने लगता है। प्रीति वो सोने के टुकड़े उठा लेती है। तभी वहां से जीप में एक लड़का निकलता है। प्रीति उस लड़के से कहती है, सुनिए, जरा आप हमें शहर तक ले चलिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सोना है। आप चाहे तो इसे रख लें, लेकिन हमें शहर ले चलिए। वो लड़का प्रीति और उसकी माँ को लेकर शहर जाता है। प्रीति हैंडपंप से निकले सोने को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में काफी पैसे लेकर वो दोनों वापस गांव आ जाते हैं। यह देखकर प्रीति के ताऊजी और उसका परिवार उनसे जलने लगते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों इतने अमीर बन गए? हमें दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। एक रात जब प्रीति हैंडपंप से सोना निकालने जा रही थी, तभी मोनू उसका पीछा करता है और उसे वहां से सोना निकालते हुए देख लेता है। वह वापस आकर अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। मोनू, उसकी माँ और उसके पापा अगली ही रात सारा सोना निकालने के लालच में हैंडपंप के पास जाते हैं और लालच में आकर वो लोग देर रात तक सोना निकालते रहते हैं। जैसे ही वो लोग सोना उठाकर घर की ओर जाने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। रुक जाओ, क्या है तुम्हारे पास? दे दो हमें। लुटेरों को देखकर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन लुटेरे उनका पीछा कर कर उन्हें मार देते हैं और उनका सारा सोना छीन लेते हैं। और सोने के लालच में आकर प्रीति के ताऊ और उसका परिवार सभी खत्म हो जाते हैं।
इसीलिए कहते हैं बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।